राधे राधे मित्रों, आज हम लोग फिर इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर लेकर आ चुके हैं जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देर नहीं करते हुए हम शुरुआत करते हैं। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और जहां सुधारने की आवश्यकता हो बतलाइएगा। तब 376 नंबर 375 तक कल हम कर चुके थे हम लोग पिछले दिन। आज 376 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 376 से, जब न तो निर्यात हो और न ही किसी प्रकार का आयात हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बंद अर्थव्यवस्था होगी, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक, खुली अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है। ठीक, और ये आत्मनिर्भर नहीं होती है खुली अर्थव्यवस्था में, यानी ग्लोबलाइजेशन की बात करती है, यानी पूरे विश्व की बात करती है खुली अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत की है, तो जिसमें क्या होता है कि पूंजीवादी और साम्यवादी, यानी गैर, यानी क्या बोल सकते हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों मिलकर काम करती थी, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जहाँ वस्तु और सेवा का न आयात होता है न ही निर्यात होता है, जिसका तात्पर्य है कि उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, आत्मनिर्भर है। ठीक, इसमें बाहरी अर्थव्यवस्था का कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता है, गतिविधि नहीं होती है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि देश के सीमा के भीतर, यानी जो उसकी देश है उसके सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जरूरत को क्या करना, पूरा करना रहता है। ठीक, इसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न 376, यानी 1 रुपये प्रति किलोग्राम किसानों से गाय के गोबर खरीदने की योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 रुपये प्रति किलो से गोधन न्याय योजना के तहत एक गोबर खरीदेंगे। ठीक है, गाय के गोबर खरीदने के लिए कृषि मंत्री जो थे ना, रविंद्र चौबे, उन्हीं के अध्यक्षता में समिति गोधन न्याय योजना बनाई गई थी, जिसका गठन किया गया था, कह सकते हैं। अगला है 378 प्रश्न की, कोरोना कवच नामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कितनी राशि तक की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 15 लाख? तो इसका सही होगा 5 लाख। 5 लाख कोरोना कवच के लिए किया जाता है। देखिए, जो कोविड-19 के लड़ने के लिए ये 50,000 से 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 379, अल्फाबेट अल्फाबेट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अरुंधति राय, आभास झा, चंदा कोचर या सुंदर पिचाई? तो इसका जो होगा सुंदर पिचाई होगा। अल्फाबेट का सुंदर पिचाई इसका सही आंसर होगा। क्यों? देखिए, सुंदर पिचाई एक भारतीय अमेरिकी व्यापारी कार्यकारी है, जो जानते हैं, जो अल्फाबेट इंक एक सहायक कंपनी है जो गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, यानी गूगल के अधीन है। अगला प्रश्न है 380 नंबर, आरोग्य सेतु ऐप किस संस्था ने विकसित किया है? आरोग्य सेतु ऐप किस संस्था ने विकसित किया है? परिवार कल्याण मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या आपदा और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं है? तो 380 का जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे आयोग सेतु मुख्य रूप से एक भारतीय मोबाइल ऐप है, ठीक है, जो कोविड-19 के संपर्क अनुरेखण, सिंड्रोमिक मानचित्र एवं आत्म मूल्यांकन हेतु डिजिटल सेवा प्रदान करता है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, प्रश्न 381 कि निम्न में से कौन भारत नेपाल के बीच क्षेत्र विवाद का क्षेत्र नहीं है? देखिए, है तो सब जानते, नहीं पूछ रहा है, इसमें से कौन है जो नहीं है? सुस्ता, काला पानी, सरक्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, 381 का जो होगा ना, 381 का 3 होना चाहिए। सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये पाक के बीच में है।
ये पाक के बीच में, ठीक है, सर क्रीक। तो यही नहीं होगा, शुष्कता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बतला देते हैं। जैसे काला पानी जो है ना, ये भारत, नेपाल और चीन के मध्य मूल मिलन बिंदु, यानी तीनों एक जगह मिलता है, उसमें है। जो उत्तर में शुष्कता यानी बिहार के सीमा पर है, दक्षिण में भारत क्षेत्र के रूप में भारत और नेपाल के बीच विवाद के कारण बना हुआ है। और सर क्रीक कक्ष या दलदली भूमि के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच कितना किलोमीटर के जल पट्टी है यार? तो 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर के पट्टी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंटी ट्रस्ट एंटी ट्रस्ट या अविश्वास कानून संबंधित है किससे? विश्वास की कमी से, प्रतिस्पर्धा से, आर्थिक अपराध से या कर से? एंटी ट्रस्ट 382 का क्या सही होगा? तो 2 नंबर, प्रतिस्पर्धा से। प्रतिस्पर्धा से। देखिए अविश्वास, जिसको एंटी एंटी ट्रस्ट कानून सरकार द्वारा विकसित कानून है, जो उपभोक्ताओं को हिंसक व्यवसाय प्रथाओं से बचाने एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था। बाजार आवंटन, बोली में हेराफेरी, मूल्य निर्धारण एवं एकाधिकार सहित संदिग्ध व्यावसायिक गतिविधियों के एक विस्तृत श्रृंखला पर अविश्वास विरोधी कानून लागू होता है। ठीक, यहाँ से पूछता है कि एंटी ट्रस्ट यानी अविश्वास कानून किस किस पर लागू होता है? तब बाजार आवंटन पर, बोली में हेराफेरी होता है उसमें, मूल्य निर्धारण में एवं एकाधिकार सहित संदिग्ध व्यवसाय की गतिविधि में, ये समय इसको किया जाता है। प्रश्न नंबर 383 देखेंगे। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है? जयगांव अहेले मार्ग या गुंजी पुलान व्यापारिक मार्ग या मोरेर तप्पू व्यापारिक मार्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो 383 का एक होगा जयगांव अहले मार्ग। देखिए जयगांव अहले मार्ग 383 की थोड़ा सा डिटेल कर दे। देखिए भारत एवं भूटान के बीच नया भूमि मार्ग है, जो पसाखा औद्योगिक एस्टेट के लिए नियत माल एवं औद्योगिक कच्चे माल की आवाजाही के लिए द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। साथ में ही जयगांव फुंट सोलिंग मार्ग के साथ वाहनों के यातायात की भीड़ भाड़ को कम करेगा। ठीक है। और नया व्यापार मार्ग पश्चिम बंगाल के भारतीय शहर जयगांव से होकर गुजरात है और भूटान के पसाखा के पास अहल्या की ओर जाता है। समझ गए? आगे है, निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र है? यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। देखिए एक्स होता है जो अपने देश में काम करता है, एम होता है जो विदेशी अपने आपके देश के अंदर काम करता है उसका होता है। ठीक है, तो इसमें से जीएनपी यानी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट आप कैसे निकालिएगा? 384 का, तो इसका एक ही नंबर हो जाएगा, इसीलिए आ रहा है। जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक, एक थोड़ा सा इसके बतला दे। देखिए सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो किसी विशेष देश में उत्पादित राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय व्यय होता है, जो एक माप है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से शुद्ध संपत्ति आय, यानी विदेश से इस शुद्ध आय में लाभांश, ब्याज और लाभ शामिल रहती है। यहाँ से पूछती है जो विदेश से शुद्ध आय होती है उसमें क्या क्या शामिल होती है? तो इंटरेस्ट शामिल होती है, प्रॉफिट शामिल होती है, और लाभांश के क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वही शामिल होती है। ठीक है, लाभांश और लाभ दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, 385 में कह रहा है जब सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान हो तो उदाहरण क्या चीज की है? दोनों समान हो तो खुली अर्थव्यवस्था की, बंद अर्थव्यवस्था की, या मिश्रित अर्थव्यवस्था की। 385 में देखिए तो इसका होगा बंदे अर्थव्यवस्था होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि बंद न आयात हो रहा है न निर्यात हो रहा था, कहाँ जाएगा? दोनों बैलेंस शीट क्या होगी? इक्वल रहेगी। देखिए जब विदेश से निवल कारक जो होती है ना, या निवल कारक आय शून्य यानी जीरो होगी, तो जीडीपी बराबर जीएनपी होती है। तो शून्य क्यों होती है? तो शून्य इसलिए होती है ना वहाँ आपका देश से कोई खरीदेगा ना आप किसी के देश से खरीदिएगा, तो पैसा के इधर से उधर तो होगा ही नहीं, तो माइनस प्लस कैसे होगा? तो इसलिए निम्न में से 386 प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से कौन बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? देखिए नहीं कह रहा है, नहीं कौन है जो बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है? रेपो रेट, बेस रेट, प्राइम लेंडिंग रेट या चेंज रेट? बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी नहीं है। 386 के देखिए चेंज रेट होता क्या है कि पैसा उसा के बारे में बतलाता है। देखिए सबके बारे में थोड़ा सा बतला देते हैं थोड़ा। देखिए बेस रेट, रेपो रेट और प्राइम लेंडिंग रेट ये बैंकिंग से संबंधित है। आधार दर जुलाई 2011 में लागू हुई थी। जो पिछले बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट या जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BPLR की जगह जिसके तहत सभी ऋण शासित थे। रेपो वह दर है जिस पर RBI बैंकों से पैसा क्या लेती है? उधार देता है। ठीक है। 387 प्रश्न देखते हैं कि रुपए के संकेत के लिए जो चिन्ह है की रचना किसने किया था? ये तो सब जानते हैं, उदय कुमार। ठीक, ये कब किए थे? तो इसे 2010 में उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है। जो रोमन का आर, देखिए देवनागरी का रा और रोमन का आर का मिश्रण है। रुपए, रुपया शब्द से बने हैं। आगे देखते हैं 388। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है, मुंबई है, देहरादून है या मथुरा है? 388 का होगा तो दिल्ली होगा। ONGC देखिए तेल, इसका फुल है तेल और प्राकृतिक गैस, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसको ONGC कहते हैं, यानी भारतीय सरकार के स्वामित्व वाला एक उद्यम है और बहुराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की इकाई है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। इसका स्वामित्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है, यानी अधिकार। जो नवंबर 2010 में भारत सरकार ने ONGC को महारत्न का दर्जा प्रदान किया था। यहाँ से प्रश्न भी पूछता है कि ONGC को महारत्न की दर्जा कब प्राप्त हुई थी? तो नवंबर 2010 में, याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 389। भारत में, अपना भारत है उसमें आर्थिक क्रांतिकारी कौन नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ठीक है। वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन या निरपक्ष टूटेज या इरविंग फिशर? देखिए भारत में आर्थिक क्रांतिकारी कौन नहीं है? देखिए इसमें योजना आयोग से 3-4 जुड़ा हुआ है। इसमें से थोड़ा सा ऑप्शन भी आप लोग छांट सकते हैं। तो देखिए वर्गीज कुरियन ये दुग्ध उत्पादन से शायद थे, तो इसलिए ही थे। MS स्वामीनाथन भी हरित क्रांति से थे, तो ये भी थे। निरपक्ष टूटेज, निरपक्ष टूटेज को स्वर्ण क्रांति का जनक के रूप में माना जाता है। स्वर्ण क्रांति के, जो स्वर्ण क्रांति का संबंध क्या चीज से है? शहद और बागवानी से है। MS स्वामीनाथन तो हरित क्रांति जान ही रहे हैं। तो ये जो है ना इरविंग फिशर, ये नहीं, इरविंग फिशर क्या है कि एक और शास्त्री है विदेशी जिसका हम नाम भूल रहे हैं, कहाँ का है इरविंग फिशर। ये मुद्रा उद्रा के बारे में बतलाए थे फिशर। ठीक है। भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू हुई थी? नागौर में, कोट्टयम में, मोतिहारी में या बड़ोदरा में? 390 का है, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन जोड़ लीजिए, 390 का इनमें से कोई नहीं। भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू की गई थी? नागौर, कोट्टयम, बड़ोदरा या मोतिहारी? या 5 नंबर में है, इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दीज, ये होगा 5 नंबर, नॉन ऑफ दीज होगा। क्यों? देखिए इसके बाद देश में चकबंदी आज़ादी से पूर्व यानी 1921 में सहकारी समिति के माध्यम से पंजाब राज्य में शुरू हुई थी। कहाँ? पंजाब में। आज़ादी के बाद 1954 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मैराना तहसील और सुल्तानगंज जिले के मुसाफिर खाना तहसील में प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी, यानी पायलट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, उसके रूप में शुरू की गई थी। जो 1998 में आते आते इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के साथ ही चकबंदी योजना के संचालन के लिए चकबंदी विभाग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू की गई थी? तो 1921 में सहकारी समिति के माध्यम से पंजाब राज्य में शुरू की गई थी। तो पंजाब इसमें नहीं है। नागौर तो आप लोग जान ही रहे हैं कि नागौर आपको अथी के लिए, क्या चीज के लिए था? पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, जो राजस्थान में है, नागौर जिला। 391 देखते हैं। (391) है 391 प्रश्न। NASDAQ नेस्डेक किस देश का शेयर बाजार सूचकांक है?
न्यूयॉर्क का, यूएसए का, मैक्सिको का, हांगकांग का या किसका है? 391 प्रश्न का। तो देखिए नेक्स्ट डैश जो है ना, नेक्स्ट डैश यानी एन से शुरू है तो एन से न्यूयॉर्क भी शुरू होता है, तो इसलिए न्यूयॉर्क मार दीजिए याद रखने के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट डैक स्टॉक मार्केट न्यूयॉर्क शहर की स्थिति एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाद कारोबार किए गए शेयरों के बाजार पूंजीकरण द्वारा स्टॉक एक्सचेंज की सूची में दूसरा स्थान पे है। क्या स्थान पे है? तो सेकेंड स्थान यानी दूसरा पे है, ये दूसरा स्थान पे है। भारत में किस वर्ष मुद्रा के दशमिक प्रणाली शुरू किया, यानी दशमलव प्रणाली शुरू किया का मुद्रा यानी पैसा में? कब से? तो 1997 से। कब से? तो 1997। देखिए भारत में 1 अप्रैल 1997 के रुपया आना पाई सिस्टम से दशमलव मुद्रा में बदल दिया गया। पहले होता था रुपया आना पाई, कौड़ी भी चलता था बहुत दिन पहले, ठीक है। आगे देखते हैं 393 कि बैंकिंग सेवा सुधार से जुड़ी समिति कौन है? जानकी रमन समिति, रंगराजन समिति, नरसिम्हा समिति या मीरा सेठ समिति? बैंकिंग सेवा याद रखिएगा, बैंकिंग सेवा तो नरसिम्हा समिति, बैंकिंग सेवा नरसिम्हा समिति। देखिए ये नरसिम्हा समिति का गठन हुआ था ना 1991 एवं 1998 में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। और जानकी रमन समिति जो था ना भैया, इसकी स्थापना अप्रैल 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था, जो प्रतिभूतियों को लेन-देन में हुई अनियमितताओं यानी अरेगुलर को पहचान करने के लिए की गई थी। अब मीरा सेठ जो समिति थी हथकरघा उद्योग के संबंध से थे। रंगराजन समिति की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना आयोग द्वारा सुझाई गई 22 रुपये प्रतिदिन की गरीबी रेखा पर राष्ट्रीय आक्रोश की पृष्ठभूमि में की गई थी। समझ गए चारों? हम सभी ऑप्शनों को थोड़ा थोड़ा सा हम बतलाते चलेंगे, जितना हम जानेंगे उतना हम आपको एनालाइज करते चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 394, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है? ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी, मैंने जो लीप ईयर होगा तो 29 फरवरी, लीप ईयर नहीं होगा तो 28, या 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 फरवरी से 31 जनवरी। ठीक, तो क्या होगा 394 का प्रश्न 3 नंबर होगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत सरकार के वित्तीय वर्ष होती है, ठीक है, जो 12 महीने की अवधि में होती है। लेखांक वित्तीय देखिए लेखांकन कहिए तब या वित्तीय कहिए तब या वित्तीय वर्ष के रूप में कहिए तब, ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। देखिए इसे ब्रिटिश सरकार 1867 में भारत के वित्तीय वर्ष को ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संरेखित करने के लिए अपनाया था, ठीक है, 1867 में। कौन? ब्रिटिश सरकार। 395 प्रश्न है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? 395 का द्वितीय होगा। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से था? तो 1956 से 1961 में था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के विकास एवं औद्योगिकरण पर केंद्रित था। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, जो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। और दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटिश के सहयोग से किया गया था, एक कंसोर्टियम की सहायता से शुरू किया गया था, ठीक है, ये 1956 में शुरू हुआ था। सितंबर 1967 में सोवियत संघ की तकनीकी सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना किया गया था, ठीक है। भिलाई सोवियत संघ से 1967 में, दुर्गापुर ब्रिटिश से 1956 में, राउरकेला 1961 में जर्मनी से। ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 396 प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा? 396 का प्रश्न है, तो 3 होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी, 1944 यानी 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किया गया था, ठीक है जी। देखिए विश्व आर्थिक और वित्तीय सर्वेक्षण के हिस्सा के रूप में IMF वर्ष में 2 बार बहुपक्षीय निगरानी पर प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी विश्व आर्थिक आउटलुक WEO, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी GFSR और वित्तीय मॉनेटरी यानी FM, ये सब जारी करता है, ठीक है। किस वर्ष में 397 किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? 2006,
2019, 2018 या 2017? 397 के क्या होगा? तो 2017। देखिए 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, जैसे आप लोग जान गए, जिससे अंग्रेजों के अधीन 1924 में शुरू हुई एक प्रथा समाप्त हो गई। अंग्रेज शुरू किया था 1924 में, ठीक है। वो है दिवंगत भाजपा नेता, दिवंगत यानी जो मर गए, अरुण जेटली 2017 में एकीकृत बजट पेश करने वाले 2017 में पहले वित्त मंत्री बने थे। चलिए 398 प्रश्न देखते हैं। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्ष का अंतराल था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या कोई अंतराल नहीं था। तृतीय और चतुर्थ, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, एक योजना अवकाश भी चला था, तो याद रखिएगा, पूछ दिया हुआ है। तो इसका 3 वर्ष का अंतराल था, ठीक है। हम बतलाते हैं कैसे कैसे, थोड़ा इसका थोड़ा डिटेल बतला। देखिए योजना आयोग की स्थापना आप लोग जानते हैं 1950 में 15 मार्च के दिन हुआ था। योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1991 से प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी 1991 से 1956 के शुभारंभ के साथ हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 यानी 1962 में चीन का आक्रमण, 1965 में भारत पाक युद्ध और 1965 से 66 के दौरान भयंकर सूखे जैसी घटनाओं के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही थी। यही 3 वर्ष हो गया, यानी पिछले योजना की विफलता के कारण सरकार ने 66 से 69 यानी 1966 से 1969 तक यानी 3 वर्ष वार्षिक योजनाओं की घोषणा की, जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है। फिर 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद देश में बांग्लादेशी शरणार्थियों की भारी आमद हुई, जिससे संसाधनों की कमी पैदा कर दी, जिससे चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 1969 से 1974 विफल हो गई। अब देखते हैं 399 प्रश्न। आई होप मजा आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा, पता नहीं, पढ़ाई में तो मजा आना चाहिए। 399 प्रश्न है कि अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी रुपए में चालू कीमतों पर 2018-19 में कितना है? 2011-12 की श्रेणी के में। तो ये तो अथी है नहीं, करेंट अफेयर आप लोग देख के आइएगा। इसी इसका आंसर होगा 399 का 3 होना चाहिए। 1,26,406। आगे है फिर 400 पूरे 400 प्रश्न। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो 400 प्रश्न तक अभी तक पहुंच चुके हैं, यानी इससे पहले 400 प्रश्न हो चुका है। तो मेरा जाके चैनल पर सर्च कीजिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा। बिहार एसएससी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो जिनको नेट का चाहिए वो नेट का भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का, जिसको सिर्फ बिहार एसएससी या जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन चाहिए उसका वो भी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम पूरा बतला दिए हुए हैं डिटेल में भी। 400 प्रश्न है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावित हुआ था? 1998 में, 1999 में, 2001 में या 2002 में? तो 400 क्या होगा? या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक अधिक। कैसे बतलाते हैं थोड़ा सा डिटेल। देखिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति के जब्ती का प्रावधान करने के लिए एनडीए सरकार द्वारा अधिनियम भारत की संसद के एक अधिनियम था, जो पीएमएलए और उसके तहत अधिसूचित नियम 1 जुलाई 2005 से किसको क्या हो गया? लागू कर दिया था। 401 में देखते हैं कि मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में शामिल है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी होनी चाहिए या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ एक प्रश्न फंसा दिया, यहाँ साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यही होगा, 5 नंबर होगा 401 का। देखिए बतलाते हैं कैसे, क्योंकि इसमें से और है। देखिए मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट का एक हिस्सा है। यानी सूचकांक की गणना 4 प्रमुख संकेतकों की जोड़ती है। स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा का वर्ष का मतलब है कि जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है जी। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त से एक से अधिक। आगे प्रश्न है 402 प्रश्न।
भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है किससे? उदारवादी पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर, या उपयुक्त में से सभी पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। 4 से 2 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसका होगा उपयुक्त में से सभी। वैश्वीकरण पर भी दिया था, निजीकरण पर भी दिया था, उदारवादिता पर भी दिया था। देखिए 24 जुलाई 1991 को भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, जिसे एलपीजी या उदारीकरण या निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल के रूप में जाना जाता है। उदारीकरण का मतलब होता है यह नीतियों के आर्थिक गतिविधियों के लिए कम बाधा और ट्रैफिक में कमी या गैर ट्रैफिक बाधाओं का हटाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। और निजीकरण मतलब हो गया यह एक सरकार से एक निजी स्वामित्व वाली इकाई को संपत्ति है या व्यवसाय के लिए स्वामित्व के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। अब वैश्वीकरण तो जान ही रहे हैं कि राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक सीमाओं के पार आर्थिक गतिविधियों के विस्तार को संदर्भित करता है वैश्वीकरण, इसलिए तीनों हो जाएगा। 403 प्रश्न देखते हैं। ट्राइसेम, जिसको ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना नाम है पूरा। यह एक कार्यक्रम क्या है? ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, या सुरक्षात्मक तैयारियों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। 403 का प्रश्न क्या होगा? तो ग्रामीण विकास का। तो सब जान रहे हैं ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, यानी ग्रामीण से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया। तो इसकी उद्देश्य है कि 18 से 35 वर्ष के जो भी आयु के है ना लोग, गरीब ग्रामीण गरीबों को बुनियादी तकनीकी उद्यमिता कौशल प्रदान करना है जो ताकि कि वो आय सृजन गतिविधियों को शुरू कर सके। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक सहायक घटक के रूप में इसे अगस्त 1979 में शुरू किया गया था। 1979 अगस्त। 404 देखते हैं प्रश्न। चार सौ चार में कह रहा है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? 31 मार्च 1948 को, या 3 अप्रैल 1948 को, या 6 अप्रैल 19। देखिए इतना तो जान गए कि 1948 में हुआ, लेकिन कब? तो इसका होगा 6 अप्रैल 1948 को। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को अपनी पहली औद्योगिक नीति किया था। इसने एक उद्यमी प्राधिकरण दोनों के रूप में औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका को चित्रित करने वाली एक नीति की व्यापक रूपरेखा परिभाषित किया था। इसने स्पष्ट किया कि भारत की मिश्रित आर्थिक मॉडल होने जा रहा है, यानी औद्योगिक नीति संकल्प 1948 को लागू करने के लिए 1991 में उद्योग यानी विकास और विनिमय अधिनियम पारित किया गया था। समझ गए ना? 1991 में। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन कब हुआ था, यानी कब से इसको मतलब हुआ था? 2014 या 2015? तो इसका होगा 2014, 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न है नाबार्ड, जिसको कहते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण साख। 4 से 6 प्रश्न है ना। ग्रामीण साख, अरे यही होगा, याद रहता तो आगे बढ़ ही नहीं पाता। ग्रामीण साख ही होगा, जो 1982 के संसद में 12 जुलाई 1982 को, यानी नाबार्ड बोल सकते हैं, अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, इस स्थापना किया गया था। ठीक है, 1982 में। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है, ये तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 होना चाहिए। 1980 से 1985 छठी। अस्सी से 85 था। इनमें सामाजिक सेवाओं में बड़े पैमानों पर निवेश किया गया था। इनमें सामाजिक सेवा में शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवार नियोजन हो गया, आवास हो गया, शहरी विकास हो गया, अन्य सेवा बहुत शामिल था इसमें। आगे है अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, मतलब
द्वारा प्रारंभ की गई थी? संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, या केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, या किसानों के लिए, या असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए? 408 का प्रश्न था, क्या होगा? ये होगा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। असंगठित, जिसका कोई संगठन ही नहीं हो, आज कर रहा है कल नहीं काम कर रहा है, असंगठित क्षेत्र है, जिसको रजिस्ट्रेशन सरकार के सूची में नहीं हो। ये योजना के तहत क्या है? 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 को निश्चित मासिक वेतन का वादा करता है। यह पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। 409 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य है बाल श्रम मुक्त समाज? देखिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा है लेकिन हम करेंगे। इसका 4 होगा, इसका हम थोड़ा सा बतला देते हैं। देखिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। देखिए नो चाइल्ड लेबर या पेंसिल एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक मंच है, जिसका उद्देश्य है कि बाल श्रम मुक्त समाज बनाने के लिए बाल श्रम का उन्मूलन करना। इसका उद्देश्य है केंद्र, राज्य और जिला सरकार, नागरिक समाज और आम जनता को इस दिशा में सम्मिलित करना। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सितंबर 2017 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। पेंसिल। पेट्रोल के मुख्य में वृद्धि से कार की देखिए पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगी? कमी आएगी या वृद्धि होगी? अपरिवर्तित रहेगी। देखिए मान लेते हैं कि पेट्रोल के दाम आप बढ़ा दीजिए, ठीक, पेट्रोल के दाम बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगी कि जो कार होती है ना पेट्रोले पर चलता है, तो जब कह रहे पेट्रोल महंगा वाले छोड़ गाड़ी इस महीना नहीं लेंगे, अगले महीना लेंगे, चाहे अगले साल लेंगे, बड़ा महंगा हो गया हुआ, तो क्या होगा कि उसकी बिक्री कम जाएगी। ठीक है, एक दोनों के पूरक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक घट जाएगा। अच्छा, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है किससे? पूर्ति के द्वारा, मांग द्वारा, या मांग और पूर्ति के दोनों द्वारा, या सरकार द्वारा? 411 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होगा। मैंने मान लेते हैं कि डिमांड आपकी कितनी है? डिमांड है मेरे जो 50 रुपए की, ठीक, और उसका पूर्ति भी हो रही है 85 की, तो इसलिए दोनों एक दूसरे पर निर्धारित होती है मूल पे। बजट की अवधि क्या होती है? वार्षिक, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, या 6 वर्ष में? 412 का ये तो सब जानते हैं, ये वार्षिक होती है। राजकोषीय नीति का संबंध क्या है? सरकारी राजस्व व्यय से, या मुद्रा आपूर्ति प्रबंध से, या एक या दो दोनों से? देखिए 413 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, जितना बतला नहीं सकते उतना इंपॉर्टेंट है। यह सरकारी राजस्व व्यय से है राजकोषीय। देखिए राजकोषीय नीति को मौद्रिक नीति से अलग किया गया है, ठीक। मौद्रिक नीति का मतलब क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या होगा कि पैसा यानी मनी के बारे में कहेगा, ठीक है। राजकोषीय जो है वो राजकोषीय नीति है जो कराधान एवं सरकारी खर्च से संबंधित है एवं अक्सर सरकारी विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मौद्रिक नीति मुद्रापूर्ति, आपूर्ति, बाजार दर से, ब्याज दर से संबंधित है। इसे अक्सर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति को कौन प्रकाशित करता है? तो देश का केंद्रीय बैंक। राजकोषीय नीति को सरकार करता है, सरकारी विभाग। 414 प्रश्न है। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रवाह किस प्रकार की बजट नीति रखता है? 414 का, तो इसका होगा सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर कटौती। 415 प्रश्न है कि सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? वित्त मंत्रालय द्वारा, एसबीआई द्वारा, एसआईबीआई द्वारा, या आरबीआई द्वारा? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिएगा चल जाइएगा, आरबीआई होगा। ऐसे तो लिखा ही है आरबीआई। तो पहले बतला दी का के बारे में, चल भोजपुरी में बतला देता नहीं, सुन लिया। देखो भारत में अनुसूचित बैंक ओकर जो संदर्भित रहल है ना, जेकरा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दूसरा अनुसूची में शामिल कइल गई रहे। जो आरबीआई ई अनुसूची में केवल उहे बैंक के शामिल करेला जो उक्त अधिनियम यानी धारा 42(6)(a) के तहत, यानी धारा 42(6)(a) के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करेला, ठीक। ये अनुसूची के अंतर्गत नहीं
माने न आवे वाला बैंकों को गैर अनुसूचित बैंक कहल जाला। ठीक, 42(6)A के तहत जो ना आई ओकरा गैर बैंकिंग कहल जाला। ठीक है, 415 हो गई। 416 देखिए, लास्टे पेज बा, ज्यादा ध्यान अथी बोर ना हो, आराम से पढ़ो। LMV लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितना है? 4 से 16 का, तो 18 वर्ष से तो बच्चा भी जानते हैं। यानी भारत में हल्के मोटर वाहन LMV लाइसेंस के लिए। अच्छा, ये वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है? विद्युत से है, स्वास्थ्य से है, शिक्षा से या परिवार से है? दीनदयाल, तो ये है बिजली से होगा, यानी विद्युत से है। ये आप लोग का काम है कि याद करने के लिए थोड़ा सा बतला देते हैं इसके में। इस योजना का वर्तमान यानी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का स्थान लिया गया था, दीनदयाल। जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य से संबंधित है? जल जीवन हरियाली बिहार से, जो 75,500 रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी खेतों के सिंचाई के लिए। देखिए, इस योजना के तहत जो बिहार के किसान बानों का तालाब, पोखरा निर्माण और खेत के सिंचाई के लिए 75,500 रुपए की राशि सब्सिडी रूप देवल जाला। ठीक बा। 419 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है? रेलवे हाईटेक योजना, नवभारत, सेतु भारतम या अमृत योजना? 419 का 3 होगा, सेतु भारतम। देखिए, सेतु भारतम जो है ना, ये राष्ट्रीय मार्ग पर सभी संपारों को यानी सड़क, ऊपरी पुल, सड़क के नीचे के पुल से बदलने की परिकल्पना है। यानी सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ताकि 2020 तक यातायात के सुरक्षित और सुचारू प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके और सड़क दुर्घटनाएं 50% कमी की जा सके। लेकिन ऐसा न हुआ। 2024 है, फिर भी 4 साल में देख रहे हैं बहुत सारा पुल, बिहार में हमरा कितना पुल गिर गई, कितना एक्सीडेंट हुआ, ऐसे कारगर न साबित हुई। यानी सरकार की नीति फ्लॉप्स हो गई। खाद्य 420 में देखते हैं, 420 बाद सरकार खाद्य सुरक्षा का तत्पर का बा? खाद उपलब्ध कराना, खाद की पहुंच, खाद की सामर्थ्य या उपयुक्त में से सभी? मारा तुक्का की होई तो उपयुक्त सभी होई, क्योंकि सब चीज के जरूरत बा। 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ बा कि सभी लोगों को दोनों समय पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना ताकि वो सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि न केवल समग्र स्तर पर भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, बल्कि व्यक्तियों या परिवारों के पास उपयुक्त क्रय शक्ति भी हो। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को पारित कइल गेल रहे। एकर उद्देश्य रहे कि देश के नागरिक जितना बा न वाहनीय मूल्य पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करेला। ठीक, अगला देखे 421 प्रश्न। भोजपुरी में देखा बोल दी, बड़ा मन करता भोजपुरी में बोले के, बोल दी तानी भोजपुरी में, हिंदी बोले बोले मुंह दुख गई। चलो सुना। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं बैंक के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, सरकारों के द्वारा या सहकारी समिति के द्वारा। 421, तो ये इसका तो 2 होगा, सदस्यों के द्वारा। देखिए, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों द्वारा लिया जाता है। ठीक, स्वयं सहायता समूह आपस में अपनापन रखने वाला एक जैसा सूक्ष्म उद्यमी का एक समूह बा जो अपनी आय के सुविधाजनक तरीके से का करेला, बचत करके उहे समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करेला और उस समूह के सदस्य के उनके उत्पाद और उपभोग के जरूरत के लिए समूह द्वारा तय ब्याज अवधि और अन्य जो शर्त बा ना उ आपस में सहमत लेवेला। चलो बहुत चीज में बा। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है यंत्र एवं मशीन, भवन, कच्चा माल या शिक्षा प्रशिक्षण। ये तो सिंपल है। देखिए, यंत्र और मशीन खरीदो तो लो ना, पिछले कितना में मशीन खरीद ला तो 5,000, 10 लाख, 5 लाख में ये हो गई। तो ई ना हो, ई भी बा। भवन एक घरवा में कितना पैसा लगलक है तो 5 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, ये भी हो गई भौतिक पूंजी के उदाहरण। आ कच्चा माल, ई मलवा कितना में अथी दिलक है, ई रबड़वा के अथिया बनावेला चाहे तो 5 रुपया में दिया है, 10 रुपया में भी हो गया। लेकिन शिक्षा और प्रशिक्षण का अहाँ कर सकेले कि पढ़ाई के मूल्य कितना बा, न कर सकेले, मास्टर से फी रख ले, उसके बाद अलग बात जो अपन जीवन यापन के लिए। लेकिन शिक्षा और प्रशिक्षण का कोई मोल नहीं है।
यही चलते ही हो जाएगी, भौतिक पूंजी का नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी देखिए, ये तो आप लोग सब जानते हो, ये कृषि क्षेत्र में होती है। सही बा ना, कृषि क्षेत्र। हाँ, ये देखिए मौसमी, जैसे कोई कोई सब्जी बेचेला तो कोई फल बेचेला, तो कोई फसल उगावेला, इहे मौसम बा चेंज हो जाला तो बस एक दूसरे के छीन जाला। अब जो सब्जी बेची बा उ ना बेच पावेला। चलिए आगे बतलावे छे। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, वो क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। देश के बीच विकास के तुलना करने हेतु उपयोग मापक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। यही से तो माप सकल कितना कमाला। जिसमें हो गए बुनियादी ढांचा हो गई, औद्योगिक हो गई, तकनीकी हो गई, रहने की स्थिति हो गई, सुविधा बेहतर है कि नहीं हो गया, वो अवसर हो गया, शैक्षिक हो गया, उत्कृष्ट परिवहन हो गया, संचार हो गया, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा हो गया, बाल कल्याण हो गया, उच्च जीवन स्तर हो गया, उच्च जीडीपी हो गया, उच्च बाल विकास हो गया, और क्या बोलते हैं इसका, जीवन प्रत्याशा हो गया। इस सब में वृद्धि देश के विकास के पैमाना बा, जो प्रति व्यक्ति आय संदर्भित करेला। ठीक बा। अच्छा, तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, कौन? व्यापार, यातायात, पशुपालन। देखिए तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित है। मान लेते हैं कि यातायात, कोई आप माल को यहाँ से लेकर वहां तक ट्रांसपोर्टिंग लेके जा रहे हैं, तो क्या आप सेवा दे रहे हैं ना? मान लेते हैं हम अपन गाड़ी भाड़ा किए, आपका कोई प्रोडक्ट है, उसको लेकर हम दिल्ली छोड़ दिए, बिहार से दिल्ली छोड़ दिए, तो उसमें मेरा क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन का ना सेवा दिए, यानी मेरा समय व्यतीत हुआ, मेरा मेहनत लगा, लेकिन मैं तो कोई वस्तु आपको दिया नहीं पाई उस पैसा के बदले, तो ये क्या हो गया? ये भी सेवा क्षेत्र में आ गया। व्यापार हो गया, व्यापार भी व्यापार हो गया। और संदेश वाहन, पहले संदेश वाहन पर देखते हैं, संदेश भी हो गया तृतीय क्षेत्र का। पशुपालन हो गया प्रथम क्षेत्र का, पशुपालन प्रथम क्षेत्र का हो गया। 426 में पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र का हो गया, तो इसका यही होगा, नहीं है। व्यापार भी है, जान ही रहे, व्यापार और ट्रांसपोर्टिंग को बतलाइए दिए। इसमें होगा परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, खुदरा आदि शामिल हो, बहुत कुछ। 427 कह रहा बा प्रश्न, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, कैबिनेट मंत्रालय द्वारा या आर्थिक मंत्रालय द्वारा? 427 ते वित्त मंत्रालय, आप लोग जान ही रहे हैं, सीतारमण कर की थी, अभी याद ही होगा। देखिए वित्त मंत्रालय में जो आर्थिक मामले के विभाग के बजट डिवीजन पर बजट को बनाने की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, परख परख जो हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल है? परख 428 के, तो निवेश सलाह के लिए, निवेश सलाह परख। जो छात्र सीखने का आकलन यानी स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट से संबंधित है, इसका पूरा रूप होता है परख का परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक बार बोल दी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फुल फॉर्म में कहला पारक का, पारक। 429 है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? शिक्षा, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों, या एक उद्योग में यंत्र? 429 के तीन होगा, दोनों, शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों होगा। देखिए शिक्षा पर, देखिए मानव पूंजी में निवेश लोगों के जैसे हो गया स्वास्थ्य, कौशल, ज्ञान, क्षमता, ये सब दीर्घकालीन निवेश है जो कोई भी देश के भविष्य में समृद्धि और कल्याण के लिए कर सकता है। मानव पूंजी निवेश का माध्यम है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रमुख है। मानव पूंजी एक ऐसा संसाधन है जो किसी भी देश के विकास के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण बिंदु होती है। 430 कह रहा है, किस श्रेणी में भारत आता है? निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? विकसित देश, गरीब देश, विकासशील देश या अत्यधिक विकसित देश? तब विकासशील देश में आता है, ये तो आप सब जानते हैं, विकासशील देश में आता है भारत। तो बतला दी विकासशील देश क्या होता है, तो जे में अधिक पूंजी, अधिक श्रम अथवा अधिक उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के भावी प्रयोग की संभावना रहेला,
ताकि देश के वर्तमान जो जनसंख्या का जीवन स्तर बा ऊंचा बन सके, अथवा वर्तमान प्रति व्यक्ति जो उच्च आय दर को बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए भी कायम रख सके। यानी विकासशील देशों की दी गई परिभाषा, यह सटीक, छोड़ो इतना परिभाषा में ना पूछी। चलिए अब हम लोग आखिरी की तरफ पहुंच रहे हैं। 431 में है कि भारत में ऋण की औपचारिक स्रोत की कार्यक्रम का पर्यवेक्षण कौन करता है? नीति आयोग, संघ वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? 431 का क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई करती है, जो आप लोग भी जानते हैं। केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है। यह बैंक द्वारा जमा उधार ब्याज दर तय करने के लिए दिशा निर्देश जारी भी करता है। भारत जैसे 432 में भारत जैसे सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो श्रम है। तो यहाँ भी ज्ञान की कमी है, कौशल की कमी है, भूमि भी कम है, पूंजी भी कम है। पूंजी रहता तो भारत विकासशील से विकसित देश नहीं हो जाता है। श्रम की बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ बेरोजगारी है, जनसंख्या ज्यादा है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूल जाने वाली ब्याज दर क्या होती है? ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। हमरा तो लगे बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा होता है। चलो इसका कोई भी आंसर हो, बहुत ज्यादा होता है। चलिए 434 प्रश्न कह रहा है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा देना, या ग्रामीण निर्धनों को प्रारंभिक शिक्षा देना, या 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, या शहरी निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना? इसमें से कौन है 434 का? तो ये होगा 6 से 14 वर्ष के आयु के समूह के सभी बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा दे दो। बेटा बाबू ने कहानी खत्म करो। अच्छा, जीडीपी से तात्पर्य क्या बा? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलो भैया अब आगे बतलाइए। आज के लास्ट प्रश्न, अल्प बेरोजगार तब होती है जब लोग काम करना नहीं चाहते हैं। मान लो अल्प बेरोजगार कब होगा? तो या सुस्त ढंग से काम कर रहा है, या अपनी क्षमता से कम काम करता है, यही अल्प रोजगार, अपनी क्षमता से कम काम करता है। देखिए अल्प रोजगार एक ऐसी स्थिति है, देखिए अल्प रोजगार एक ऐसा स्थिति बा जेकरा में श्रमिक जो होकर ना मजदूर, वो पूर्णकालिक या नियमित नौकरी से कम या ओकर प्रशिक्षण या आर्थिक जरूरत के लिए अपर्याप्त नौकरी में नियोजित कइल जाला। साथ ही अल्प रोजगार एक श्रमिक का कम उपयोग है, काहे कि एक नौकरी में कार्यकर्ता के कौशल का उपयोग न होखेला, अर्थात अंशकालिक या कार्यकर्ता को बेकार छोड़ देता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें अच्छे से सुनने के लिए। कहीं सुधार की जरूरत हो तो बताइएगा। धन्यवाद।